Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंसिडरेशन। इसमें हम डेफिनेशन देख रहे होंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन देख रहे होंगे, एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन देख रहे होंगे और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे होंगे। तो ये हम डिफरेंट चीज़ें देख रहे होंगे और वन बाय वन हम लेके चलेंगे और हम स्टार्ट कर रहे होंगे डेफिनेशन एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person who has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप इतने लेवल के कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। ये जो है ना, अगर आपने इसको समझना है तो समझ लें आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर वो आपसे डेफिनेशन पूछता है, एग्जाम में आपसे अगर डेफिनेशन पूछता है तो आपको लिखनी ऊपर वाली ही पड़ेगी, लेकिन अगर आपको समझना है तो आपको नीचे से पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर आप खुद भी बैठ के बाद में रिवाइज कर रहे हैं तो आपने अगर अपना समझा हुआ रिवाइज करना है तो वो आपको नीचे से पढ़ना है, अगर आपने रटा मारना है तो ऊपर से पढ़ना है डेफिनेशन का, और डेफिनेशन का तो रटा ही लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो नीचे आते हैं। नीचे क्या कह रहा है, ये पूरी ऊपर वाली डेफिनेशन जो है ना वो उन्होंने एक्सप्लेन की है ना प्रॉपर तरीके से। When a party to an agreement promises to do something, he must get something in return। पहली लाइन क्या कह रही है, जब भी कोई भी पार्टी क्या करती है, कुछ भी करने का आपसे प्रॉमिस करती है, आपसे वादा करती है, तो उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। पहली लाइन ये कह रही है। ठीक है जी, दिस समथिंग इन रिटर्न इज कंसिडरेशन। अच्छा जी, अगर हम दोनों लाइनों को मिलाएं, वो कह रहे हैं कि क्या है, जब कोई पार्टी जो है कुछ करने के लिए हाँ करती है तो उसे रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए, और जो वो रिटर्न में कुछ मिल रहा होता है उस कुछ मिलने को कंसिडरेशन कहा जाता है। The analysis of the above definition reveals that a reconsideration may be the value by which promise is bought। अब वो कह रहे हैं कि अभी तक जो ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी उसका एनालिसिस क्या था। वो कह रहे हैं कि वो जो कंसिडरेशन है वो बेसिकली वो वैल्यू होगी, जो कंसिडरेशन होगी आपकी, जो आप कुछ दे रहे होंगे, वो क्या होगी, जो कुछ आपको मिल रहा होगा या जो कुछ आप दे रहे होंगे वो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली प्राइस आप कह लें, आप उसको वैल्यू कह लें, कि वो वजह होगी कि जिसकी वजह से आप कुछ करने या खुद को रोकने के लिए एग्री हुए हैं। अब कह रहे हैं कंसिडरेशन क्या क्या हो सकती है। कंसिडरेशन में बी द फॉलोइंग: an act that is doing something, an abstinence or forbearance that is abstaining or refraining from doing something, और नंबर 3 क्या है, आप प्रॉमिस इन रिटर्न ऑफ अनदर प्रॉमिस। अच्छा जी, अब हम इन तीनों को ना एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे पहले एक बार दोबारा से रीकैप ले लेते हैं कि भाई ये पूरा पैराग्राफ का कह रहा था। पैराग्राफ ये कह रहा था कि कोई भी जब एक पार्टी जो है वो एग्रीमेंट के लिए हाँ करती है, सही है, कोई भी एक पार्टी क्या करती है, एग्रीमेंट के ऊपर हाँ करती है कुछ करने के लिए, तो उसे क्या मिलना चाहिए, उसे कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए, और जो कुछ रिटर्न में मिल रहा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंसिडरेशन। और उन्होंने एक और बात लिखी है कि जो बेसिकली आपकी कंसिडरेशन होती है वो बेसिकली प्राइस होती है, वो वैल्यू होती है, किसके लिए, उस चीज के लिए जो आपने प्रॉमिस किया है, उसकी वो वैल्यू होती है, जो कंसिडरेशन आपको इन रिटर्न मिल रही होती है। अब उन्होंने कहा जो कंसिडरेशन है मतलब वो कितने कितने तरीके से हो सकती है, वो 3 तरीके से हो सकती है। पहला ये है कि आप कुछ करें, सही है,
दूसरा ये कि आप कुछ ना करने का वादा करें, पहला है कुछ करने का वादा करें, दूसरा कुछ ना करने का वादा करें, तीसरा ये है कि आप वादे के बदले एक वादा करें। ठीक है जी। अब इन तीनों को हम समझते हैं, इन कंसिडरेशन की तीनों चीजों को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक जो है अपने दोस्त से आप साइकिल खरीद रहे थे ना। अब आपने अपने दोस्त से एक प्रॉमिस किया कि मैं साइकिल मतलब आप साइकिल उसे बेच रहे हो, अपने दोस्त को ना साइकिल सेल कर रहे हो। तो आपने अपने दोस्त को कहा मैं साइकिल बेच रहा हूँ 3,000 रुपए की, तुम्हें लेनी है? कैश पे मैं बेच रहा हूँ। उसने कहा हाँ मुझे लेनी है। आपने कहा मैं जो है ना साइकिल लेके आ रहा हूँ और तुम जो है 3,000 रुपए कैश रेडी रखो। उसने कहा ठीक है तुम आ जाओ। अब यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे क्या हो गया? कंसिडरेशन क्या हो गई कि भाई आप साइकिल लेके जाओगे और वो क्या करेगा, वो आपको पैसे देगा। अब दूसरा क्या है कि एन एब्सटेंस और फॉरबेरेंस। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्या हो गया? आप वही साइकिल साइकिल वाली एग्जाम्पल ही है। अब आपका जो दोस्त है जिसे आप साइकिल बेचने वाले थे, उसने कहा यार मेरे पास कैश नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करो तुम मुझे उधार पे दे दो। तो वो क्या आपने कहा कि यार नहीं मैं उधार पे नहीं देता, मुझे पता नहीं है कि तुम फिर पैसे मुझे दोगे या नहीं दोगे। तो आपका एक और दोस्त आता है दरमियान में, वो कहता है कि भाई इस तरह है कि तुम जो है ना अभी इसको दो, सही है, इसको साइकिल दो। तुम जो है ना ये अगर 6 महीने तक पैसे नहीं देता ना तुम्हें, तो तुम कुछ भी नहीं कहोगे इसे। 6 महीने तक कुछ भी नहीं कहोगे। और इसका जो दोस्त है, मतलब आपका जो दोस्त है जो साइकिल ले रहा था, वो आपको ये कह रहा था कि भाई मैं जो है ना तुम्हें 2 महीने के अंदर पैसे दे दूंगा। अब एक और दोस्त इन्वॉल्व हो गया, वो कहता भाई 6 महीने तक तुमने इसे कुछ नहीं कहना। ठीक है, 2 महीने का तो वो खुद जो साइकिल ले रहा था वो कह रहा था कि 2 महीने के अंदर मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन जो है ना आपको भरोसा नहीं था। तो आपका एक और दोस्त आया दरम्यान में कि भाई क्या है कि तुमने 6 महीने तक कुछ नहीं करना ना। तुमने क्या है, तुमने 6 महीने तक कुछ नहीं करना। मतलब क्या हो गया कि 4 मंथ्स क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गए। और जो है ना अगर तुम्हें 6 महीने तक पैसे नहीं मिलते तो तुम्हें जो है ना पैसे मैं दूंगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके दोस्त ने आपको कुछ करने से रोक दिया। आपने हाँ कर दी, भाई ठीक है ये साइकिल ले जाए, मैं राजी हूँ इस डील पे। तो क्या हो गया, आपने अपने दोस्त से एक प्रॉमिस कर लिया। किस चीज का प्रॉमिस कर लिया? खुद को रोकने का, कुछ ना करने का। अगर 4 मंथ आपने उसको एक्स्ट्रा दे दिए कि बेशक अगर ये पैसा नहीं है, जैसे 2 महीने का है, लेकिन अगर 4 महीने और भी मैं वेट करूंगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। तो दूसरी आपका दूसरा पॉइंट है एन एब्सटेंस और फॉरबेरेंस, दैट इज एब्सटेनिंग और रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। वही बात आ गई। ठीक है जी। अब तीसरा आपको प्रॉमिस इन रिटर्न। अब फॉर एग्जांपल आप वही साइकिल वाली एग्जांपल ही मैं दूंगा। क्या है कि आपने जो है ना अपने दोस्त को कहा कि यार मैं ये साइकिल बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं इसको अगले मंथ बेचूंगा, मैं इसको अगले मंथ 3,000 में बेचूंगा। और आपके दोस्त ने कहा ठीक है मैं इसको अगले महीने जो है ना मैं तुमसे 3,000 में खरीद लूंगा। अब दोनों के दरमियान में क्या हो गया? दोनों के दरमियान में सिर्फ प्रॉमिस हो गया ना एक, कि भाई मैं बेचूंगा, और वो क्या कह रहा है, मैं खरीदूंगा। दोनों क्या हो गए, दोनों फ्यूचर टेंस में चले गए। तो क्या हो गया, दोनों का प्रॉमिस हो गया, लेकिन जो है ना कुछ भी अभी हुआ नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, आप प्रॉमिस इन रिटर्न ऑफ अनदर प्रॉमिस। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ये पूरी चीज समझ ली है। अब हम मूव ऑन करते हैं आगे। आगे बेसिकली अब एलिमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। द एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन आर एज फॉलोज: desire of the promiser, move from promisee or any other person, past, present or future, value, real, something which the promiser is not already bound to do, lawful। ये हमारी कितने टोटल 7 जो है ना एसेंशियल्स हैं कंसिडरेशन के, जो अब हम बारी बारी पढ़ रहे होंगे। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर।
An act or abstinence of promise constituting consideration must have been done or made at the desire or request of the promiser. Does an act done at the desire of a third party or without the desire of the promiser cannot constitute a valid consideration? अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि जो आपकी डील हो रही है ना, जो आपकी डील हो रही है उसमें जो कुछ भी तय किया जा रहा है वो किसकी डिजायर पर होना चाहिए? किसकी डिजायर पे होना चाहिए? जो प्रॉमिसर है। क्या है मतलब, अब एक बंदा आता है आपके पास, अब एग्जांपल ले लें। अब आपका, हम यहाँ पे दोस्त वाली एग्जांपल ही लेते हैं कि भाई आपका एक दोस्त आ रहा है, सही, आपके पास आपके दोस्त आया, कहता है कि यार हमारा वो जो फलां दोस्त है ना, जो मतलब कॉमन फ्रेंड है हमारा, वो तुमसे ये डील करना चाह रहा है, सही है, और जो है ना उसे क्या कहते हैं, वो ये उसकी ऑफर है, तो तुम इसके ऊपर हाँ करते हो नहीं करते हो? अब भाई एक चीज तो ये है, अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस आ जाएंगे। डिफरेंट केसेस कैसे आ जाएंगे? एक तो वो कैसे कि आपके मतलब वो जो आपका कॉमन फ्रेंड है उसने इसे भेजा है कि यार मतलब मुझे जो है ना ठीक नहीं लग रहा, तुम मेरे बिहाफ पे जाके डील करो ना। एक तो वो बात हो गई। तो वो क्या हो गया, यहाँ पे उसकी डिजायर इन्वॉल्व है। यहाँ पे क्या किया उसने, रिक्वेस्ट की है, ठीक है जी, आपके दूसरे दोस्त को। लेकिन एक दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि उसको पता ही कुछ नहीं है, उसको, आपका जो कॉमन फ्रेंड है उसको पता ही कुछ नहीं है, और यहाँ पे वो जो दोस्त आपके सामने बैठा हुआ है वो ऐसे ही आके यहाँ पे जो है ना डील कर रहा है उसके नाम पर, और उस बंदे को पता ही कुछ नहीं है, और वो जो है ना वो बस खुद डील करना चाह रहा था, और जो है ना इस वजह से उसने आके उसका नाम लेके ये डील कर दी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई अगर तो जो प्रॉमिसर है, मतलब जो डील रख रहा है, जो ऑफर दे रहा है, अगर तो उसकी डिजायर इन्वॉल्व है कि मतलब वो चाह रहा है कि हाँ भाई ऐसा हो, या उसकी जो है ना कहने पर ये सब हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर जो है ना उसको पता ही कुछ नहीं है, या वो ऐसा कुछ चाहता ही नहीं है, और कोई और आके उसके बिहाफ पर ऐसे ही कह रहा है कि जो है ना ऐसा होना चाहिए, या वो ऐसा चाह रहा है, तो इस तरह जो है ना आपकी जो कंसिडरेशन जो है ना वो नहीं मानी जाएगी। कब मानी जाएगी? तब मानी जाएगी यहाँ जो है ना आपका जो प्रॉमिसर, जो ऑफरर है, उसके बिहाफ पे, मतलब उसने किसी को भेजा हो कि उसके कहने पे ये काम हो रहा हो, या फिर वो जो है ना उसकी वो खुद चाहता हो कि ये काम हो। तो अगर फिर ये काम हो रहा है तो फिर ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, फिर जो है ना उसे क्या कहते हैं, अगर उसके अलावा कुछ भी है तो वो जो है वैलिड कंसिडरेशन नहीं कंसिडर की जाएगी। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, अदील सेव्स अरसलान्स गुड्स फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, अदील कैन नॉट डिमांड पेमेंट फॉर हिज सर्विसेज। Desire of the promiser, Adil saves Arslan's goods from fire without being asked to do so. Adil cannot demand payment for his services. अब भाई यहाँ पे आपका जो असलान था उसने कहा था अदील को कि यार तुम जाके जो है ना मेरी मतलब गोदाम पे आग लग गई है, तुम जाके मेरी चीजें बचाओ, हैं जी। यहाँ वो ऐसा चाहता था, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई जो उसे क्या कहते हैं अरसलान था वो तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, हैं जी। अदील जो है अपनी मर्जी से ये जो भी कर रहा था वो अपनी मर्जी से कर रहा था, और जो है ना उसे क्या कहते हैं अरसलान को इसको पता ही, इस चीज का पता ही कुछ नहीं था। तो अब ऐसा नहीं है कि अदील जाके कहे कि भाई मैंने तुम्हारी चीजें बचाई हैं तो अब मुझे जो है ना तुम पैसे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी, आगे क्या है, मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन in return, consideration may be from the promisee himself or by any other person, even by stranger. अब वो कह रहे हैं क्या बात है, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपने जो है ना, आपने कोई एक चीज सेल की ना, अब आपने कोई एक चीज सेल की, अब आपने सेल की, उसके रिटर्न में आपको क्या मिलने चाहिए? पैसे मिलने चाहिए। लेकिन आपने क्या कहा, आपने ये चीजें सेल की, आपने कहा कि यार ये पैसे मुझे नहीं, उससे दे देना। बनते किसे थे, मतलब एज पर अगर हम बात करें जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो इस केस में आप क्या थे, आपने एक ऑफर दी, सेल की, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर ली, तो आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इस केस में आप क्या थे, आप ऑफरर थे। आप क्या थे?
आप ऑफरर थे या प्रोमिसर थे और आपका जो सामने वाला बंदा था वो क्या बन गया, वो ऑफरी या प्रोमिसरी बन गया। अब यहाँ पे वो यही बात कह रहे हैं कि भाई आपका जो रिटर्न कंसिडरेशन है जी, वो किसकी तरफ से हो सकता है, वो प्रोमिसी हिमसेल्फ या जो है ना वो किसी स्ट्रेंजर की तरफ से भी हो सकता है। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, आरिफ ट्रांसफर्ड सर्टेन प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर हुमैरा विद द डायरेक्शन दैट हुमैरा शुड पे नोमान एन्युटी। On the same day, Humaira executed a deed in writing in favor of Noman, agreed thereby to pay the annuity. Later, Humaira refused to pay the annuity on the plea that no consideration had moved from Noman. Here, Noman is entitled to maintain suit because consideration not necessarily moved from the promisee, it may from the other person by Arif in this case. अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस हुआ है कि भाई आरिफ ने किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, उसने ट्रांसफर की अपनी बेटी हुमैरा को, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा नोमान है उसको तुमने क्या करना है, उसको तुमने एन्युटी पे करनी है। अब उसी दिन क्या कर दिया हुमैरा ने, जो है ना राइटिंग में भी लिख दिया कि भाई मैं इसको एन्युटी दूंगी। अब बाद में क्या हो रहा है कि हुमैरा जो है ना उसको एन्युटी देने से मना कर रही है, सही है कि भाई नो कंसिडरेशन, के भाई उसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया है, भाई उसकी तरफ से तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा ना, ना कोई प्रॉमिस मिल रहा है ना कोई और चीज मिल रही है, नोमान ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि नोमान को फिर भी क्या मिलेगी, एन्युटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि नोमान के बिहाफ पे एक आरिफ ने क्या किया, आरिफ ने जो है ना ट्रांजेक्शन की है। ठीक है जी। आगे क्या है, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे तीनों किस्म की कंसिडरेशन हो सकती हैं। पास्ट मतलब कि ऐसी कंसिडरेशन जो ऑलरेडी हो चुकी है, प्रेजेंट जो अभी होगी, मतलब अभी जो चल रही है वो साथ साथ हो रहा है सब कुछ, और फ्यूचर का मतलब जो भी होगी। अच्छा जी, द कंसिडरेशन में भी पास्ट डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि भाई यहाँ करेगा या रोकेगा। दूसरा क्या है, प्रेजेंट डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, सही है कि भाई वो कर रहा है या करने से खुद को रोक रहा है। और फ्यूचर प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है जी। क्या हो गया, फ्यूचर में तो प्रॉमिस ही चलेगा ना, फ्यूचर में वो तो फ्यूचर में जाके एक्ट होगा, तो फ्यूचर के लिए क्या होगा, सिर्फ प्रॉमिस होगा। द कंसिडरेशन विच हैज मूव्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट इज सेड टू बी पास्ट कंसिडरेशन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी कंसिडरेशन ऑलरेडी मिल चुकी है इस एग्रीमेंट होने से पहले, जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर कोई एक्ट हो चुका है, कोई काम हो चुका है, उस काम होने के बाद आप कोई भी जो है ना एग्रीमेंट कर रहे हैं उस काम के ऊपर, मतलब वो जो काम हो चुका है पास्ट में, उसके ऊपर आप फ्यूचर में जाके, मतलब आगे जाके कहीं पे आप उसके ऊपर एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसकी कंसिडरेशन कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी, पास्ट कंसिडरेशन। और दूसरी लाइन क्या है, द कंसिडरेशन विच मूव सिमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन। क्या भाई जब आप जो है ना प्रॉमिस कर रहे हैं, जब आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसी के साथ साथ जो है ना सब कुछ हो रहा है कि सामने वाला बंदा एक्ट कर रहा है या खुद को रोक रहा है, सब साथ साथ चल रहा है, तो वो कौन सी आ जाएगी, वो प्रेजेंट कंसिडरेशन आ जाएगी। और कंसिडरेशन जो है ना, वो कंसिडरेशन के भाई जो फ्यूचर में, जो एग्रीमेंट के बाद जो है ना जाके होगी, तो भाई एग्रीमेंट के कुछ टाइम बाद जाके उसके ऊपर जो है ना कुछ अमल हो रहा होगा, बाद में जाके उसके ऊपर एक्ट हो रहा होगा, तो वो कौन सी कंसिडरेशन आ जाएगी, वो आपकी फ्यूचर कंसिडरेशन आ जाएगी। अच्छा, अब इन्होंने तीनों की एग्जांपल्स दी हुई है यहाँ पे कि अकरम रेंडर्ड सम सर्विस टू वसीम इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, वसीम प्रॉमिसेस टू कंपनसेट अकरम एन अमाउंट ऑफ 10,000 फॉर द सर्विसेज ही रेंडर्ड टू हिम। Past services amount to past consideration. Wasim can recover 10,000 from Wasim. अब भाई फॉर एग्जाम्पल आप गए अपने किसी जो है ना आपका जानने वाला है जिसके पास आप रेगुलर काम करवाते हो, आप गए गैराज पे उसके ना, आपने काम शाम करवाया, जैसे ही काम खत्म हुआ आप गाड़ी में बैठे, आप निकल गए। अच्छा, आपकी कोई बात ही नहीं हुई कि भाई क्या पैसे कितने, कुछ भी नहीं हुआ, आप चुप करके आपने बस गाड़ी ठीक करवाई, आप निकल गए। अब भाई आप जब अगली बार उसके पास आते हो, आप कहते हो हाँ भाई पिछले बार तुम्हारे कितने कितने पैसे बने थे, वो बताता है इतने बने थे, तो आप कहते हैं ठीक है भाई, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें अगले हफ्ते जो है ना मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, जो है ना पैसे दे दूंगा, या आप उसी वक्त जो है ना आप उसे पैसे निकाल के दे देते कि यार तुमने पिछले काम पहले किया था लेकिन ये लो पैसे तब नहीं किए थे, ये पैसे अभी लो।
अब क्या हुआ, तब उन्होंने कोई डील की थी, तब उन्होंने कोई पैसों की बात की थी, तब कोई कंसिडरेशन की बात हुई थी? कोई भी कंसिडरेशन की बात ही नहीं हुई थी। सिर्फ क्या हुआ, तो उसने काम करवाया और चुप करके निकल गया। वो उसने सर्विसेज ली और चुप करके निकल गया। अब अगले अगले मंथ जब वो आ रहा है, अगली बार जब वो आ रहा है काम करवाने, तो फिर उसके बाद जो है ना, फिर वो कह रहा है हाँ भाई ठीक है, वो पैसे देने हैं, बताओ कितने हैं। तो फिर वो पैसे दे रहा है। तो क्या हो गया, अब वो जो काम था जिसके लिए पेमेंट की जा रही है, वो तो ऑलरेडी हो चुका था ना पास्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो कंसिडरेशन कौन सी हो जाएगी, पास्ट कंसिडरेशन। अब भाई प्रेजेंट तो जो है ना, नॉर्मल आपके जितने केस हैं वो मतलब प्रेजेंट के होते हैं भाई। जैसे आपने जो है ना, आपने कहा भाई मुझे प्लॉट खरीदना है, उसने कहा ठीक है इतने पैसे ले आओ, मैं कागज जो है ना, मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना सारी रेडी रखता हूँ। आप पैसे लेके गए, उसने उसी वक्त आपके आगे डॉक्यूमेंटेशन रख दी, साइनिंग हुई, प्लॉट आपका हो गया। ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गई। फिर क्या है आगे, फिर क्या है, फिर आगे है अख्तर प्रॉमिस। फिर तीसरा है आपका फ्यूचर कंसिडरेशन। जैसे बहुत पहले मैंने जो है ना 2-3 लेक्चर्स पहले भी एक एग्जांपल दी थी, मैं वही रिपीट कर देता हूँ। जो है ना, आपने फ्यूचर के लिए आपने जो है ना एक ट्यूशन की बात की है। अभी जैसे ये अटेम्प्ट खत्म होने वाला है, मतलब इसके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आपने जो है ना किसके लिए, आपने जो है ना मार्च अटेम्प्ट के लिए जो है ना किसी जो है ना स्टूडेंट से बात कर ली कि भाई मैं तुम्हें ट्यूशन दूंगा। अब ट्यूशन आप कब से स्टार्ट करेंगे, सितंबर से। और उसने कहा कि वो आपको फी कब देगा वो स्टूडेंट, वो आपको जो है ना जनवरी में जाके देगा। अब आपने क्या कर लिया, दोनों ने प्रॉमिस कर लिया, दोनों एक चीज पे एग्रीड हो गए, लेकिन इसके ऊपर फॉलो अप कब होगा, एक्ट कब होगा, एक सितंबर में होगा, दूसरा कब होगा, दूसरा जनवरी में होगा। ठीक है जी। कंसिडरेशन टू हैव सम वैल्यू। There is no requirement for the adequacy of consideration, but it should have some value. There should be something in return, and this something in return need not necessarily be equal in value to something given. अब वो कह रहे हैं कि बात क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि आपकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम वैल्यू की हों। कैसे हो, सेम वैल्यू की हो, सही है। उनमें क्या हो सकता है, वैल्यू का डिफरेंस हो सकता है, सही है। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल, अब अब आप जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्लॉट खरीदने जाते हैं, अब अगर वो एक प्लॉट जो है ना 3-4 एजेंट्स के पास है ना, मतलब 3-4 एजेंट्स के पास उसकी मतलब है, इंक्वायरी है, मतलब वो जाके आप वहां से ले सकते हैं। अब वहां पे क्या है कि जब आप 3-4 उनके पास जाएंगे ना, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो जो है ना आपको डिफरेंट प्राइसेस बताएं। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, प्राइसेस में डिफरेंस हो सकता है, कोई कम या ज्यादा इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो अब वहां पे क्या होगा कि आपको डिफरेंट कंसिडरेशंस मिल रही हैं, सही है। आप जो पेमेंट कर रहे हो, अब वो डिफरेंट है, उनकी वैल्यूज बहुत डिफरेंट है। अब यहाँ पे वो यही बात कही जा रही है कि भाई आपकी जो एडिक्वेसी है ना कंसिडरेशन की, उसके उसके लिए बस ये है कि भाई उसकी वैल्यू होनी चाहिए, सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज आपको मिल रही है, सही है, वो बिल्कुल इक्वल हो उसके अगेंस्ट भाई जो कुछ दिया जा रहा है। अब भाई फॉर एग्जाम्पल अब एक प्लॉट है, वो प्लॉट अगर ओपन मार्केट में आप देखें, मतलब आप जो है ना किसी एजेंट के थ्रू खरीदे, वो उसकी प्राइस है 50 लाख रुपीज। और अगर आप जो है ना डायरेक्ट, वो बंदा आपका जानने वाला है, आप उससे डायरेक्ट खरीद रहे हैं, वो आपको मिल रहा है 45 का है, 4.5 मिलियन, और वहां पे कितना 5 मिलियन। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कंसिडरेशन में डिफरेंस आ गया, लेकिन क्या है, कंसिडरेशन की वैल्यू तो है ना, है जी, कंसिडरेशन की वैल्यू है या नहीं है। अब अगर हम देखें, अब अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहें कि प्लॉट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है, उसे क्या कहते हैं, 47 लाख रुपीज। अब यहाँ पे क्या हो गया कि आप 45 में अगर आप खरीद रहे हैं, सही है। अब अगर आप मतलब आप दोस्ती यारी का वास्ता देके आप 2 लाख रुपए कम में खरीद रहे हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू से भी जो उसको मिलनी चाहिए, उससे भी जो है ना आप 2 लाख रुपए कम में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये कंसिडरेशन जो है ना ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, कि भाई ये जो है ना वैल्यू मैच नहीं करती इनकी। क्यों, उस प्लॉट की एक्चुअल वैल्यू 47 है और ये जो बंदा है ना 45 में खरीद रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है कि वैल्यू कम भी हो सकती है, जो सामने वाली चीज मिल रही है उससे, या उससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप 5 मिलियन का वो जो है ना 50 लाख रुपए का आप किसी एजेंट से खरीद रहे हो, तो 3 लाख रुपए आप एक्चुअल वैल्यू से ऊपर पे कर रहे हो। तो क्या होगा, वो तब भी कंसिडरेशन होगी, तब आप थोड़े ज्यादा पे कर रहे होंगे। तो मतलब कोई भी केस हो, सिर्फ वैल्यू होना जरूरी है।
बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई वो जो है ना बिल्कुल मैचिंग हो, कि भाई जो उसकी एक्चुअल वैल्यू हो उसी के अगेंस्ट जो है ना आपको मतलब कुछ ना कुछ मिल रहा हो। अच्छा जी, आगे क्या है, समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। अब वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपका प्रोमिसर है वो ऑलरेडी जो है ना उसे क्या कहते हैं करने के लिए वो जो है ना उसको मतलब वो करना पड़ रहा हो ऑलरेडी। The consideration must be something which the promiser is not already bound to do, because a promise to do what a promiser is already bound to do adds nothing to the existing obligation. अब वो कह रहा है कि भाई ऐसा है कि भाई क्या है कि ऐसा होना चाहिए आपकी जो मतलब जो है ना कंसिडरेशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो प्रोमिसर है, आपका जो प्रोमिसर है वो काम वो ऑलरेडी ना कर रहा हो। मतलब इस एग्रीमेंट की वजह से, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या सीन हो रहा हो, ये सीन हो रहा हो कि उसमें कुछ नया आ रहा हो, मतलब कुछ ऐसा हो जो वो ऑलरेडी ना कर रहा हो, कुछ अलग आ रहा हो, है जी, कुछ अलग आ रहा हो, कुछ कुछ नया आ रहा हो, जो वो ऑलरेडी कर रहा हो वो चीजें ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जो है ना आपका जो दोस्त है वो आपको गाड़ी सेल कर रहा है, सही है, आपके दोस्त का नाम है अली और आपका नाम है उस्मान। अब अली गाड़ी सेल कर रहा है उस्मान को, सही है, वो प्राइस डन हो गई, हर चीज डील फाइनल होगी। अब क्या होता है, अब आपका जो है ना अब जब डील फाइनल होगी तो मतलब वो क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। एक बंदे ने कहा मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, सही है, अली ने कहा मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, उस्मान ने कहा मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, सही है। अली गाड़ी बेच रहा है, उस्मान गाड़ी खरीद रहा है। अली कितने की बेच रहा है, अली 3 मिलियन की बेच रहा है और उस्मान जो है ना 3 मिलियन की खरीद रहा है। अब वहां पे एक दो और दोस्त आता है दरमियान में, वो आके कहता है कि भाई जो है ना उस्मान को कहता है उसको अली को कहता है भाई मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा अगर तुमने गाड़ी किसको बेची, तुमने अगर ये गाड़ी जाके बेची उस्मान को, सही है, अगर तुमने गाड़ी उस्मान को बेच दी। अब अगर हम देखें अली तो ऑलरेडी लायबल है ना, अली तो ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट बना चुका है किसका, गाड़ी बेचने का, किसके साथ, उस्मान के साथ, तो वो तो ऑलरेडी बाउंड है ना, वो तो ऑलरेडी बाउंड हो चुका है ना ये काम करने के लिए। तो यहाँ पे उसको कुछ नया काम मिल रहा है उस 10,000 के अगेंस्ट, नहीं, वो तो वही जो काम वो बाउंड टू डू है वही काम उसे दोबारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ये कह रहे हैं ये चीज जो है ना उसे क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन में आ जाएगी, सही है। तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन ना हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है, Hamid was summoned to give evidence in a court where Sajid was in litigation. Sajid promised to pay certain amount to Hamid for giving the evidence. Later, Sajid refused to pay. Hamid sued and failed. Held the consideration was not valid and it was Hamid's duty to give the evidence. अब वो क्या थी, अब हामिद की तो ऑलरेडी ये क्या थी, एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन बन गई थी ना। जब कोर्ट ने कह दिया था आपने जो है ये पैसे ये जो है ना एविडेंस लेके आना है, उसके बाद अब साजिद उसे कह रहा है कि मैं पैसे दूंगा और बाद में पैसे नहीं दे रहा, तो वो जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता हामिद, क्यों, क्योंकि उसको तो कोर्ट ने पहले ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया था ना ये काम करने का, और वो ऑलरेडी क्या हो गई थी, उसकी एप्लीकेशन बन चुकी थी। अब बाद में अगर साजिद ने वो कह भी दिया था तो वो जो है बाउंड नहीं हो सकता, क्या क्या है वो चीज बाउंड नहीं कर सकती, वो एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन थी। इस वजह से जो ऑब्लिगेशन आप क्रिएट कर रहे हैं वो जो है ये जो है ना ध्यान में रखें कि वो एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन नहीं है। अब बात आ जाती है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूशनरी। अब ये वही बात आ गई कि भाई जो है ना आपकी वो जादू टोने वाली बातें ना हो, और जो है ना वो खुशी खुशी मिलेगी, तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें गम मिलेगा, तुम्हें शौक मिलेगा, तुम्हें सरप्राइज मिलेगा, ये वाली कहानियां ना हो। क्या चीज हो कि चीजें सामने हो और वो रेयर हो। जैसे आप इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, आजम engages बाबर टू वर्क एज एन अकाउंटेंट इन हिज ऑफिस एंड promises टू मेक हिम हैप्पी। अब भाई वो कह रहा है तुम मेरे लिए काम करो मैं तुम्हें खुश करूंगा तो भाई यहाँ पे क्या हो गया कि कोई कंसिडरेशन ये रियल है, ये रियल तो नहीं है ना, ये तो एक फील है, ये तो एक फीलिंग है, ये रियल कंसिडरेशन तो नहीं है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दिस प्रॉमिस इज नॉट इन्फोर्सेबल बिकॉज द कंसिडरेशन इज नॉट रियल बट इल्यूजरी।
अब आगे क्या है कि आजम promises to put life into बाबर्स डेड वाइफ एंड बाबर promises to pay 1 million। अब वो कह रहा है तुम मेरी जो है ना जिस वाइफ की डेथ हो गई है तुम उसके मैं ना उसके अंदर क्या कर दूंगा, उसे दोबारा जिंदा कर दूंगा और उसके अगेंस्ट मुझे तुम 10 लाख रुपए देगे, 10 लाख रुपए दोगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड हो गया ना। क्यों? क्योंकि जो उसकी कंसिडरेशन है वो क्या है, इम्पॉसिबल है टू परफॉर्म, और वो रियल भी नहीं है ना, कोई पॉसिबल है ऐसा कुछ रियल में नहीं है ना। तो आजम engages Babar to work as an accountant in his office and promises to pay him rupees 75,000 per month. This is a real consideration for both the parties. अब दोनों को रियल चीज मिल रही है ना, उसको काम मिल रहा है अपने अकाउंटेंसी का जो उसका डिपार्टमेंट है उसके लिए उसे क्या मिल रहा है, उसे क्या मिल रहा है, उसे अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए काम मिल रहा है और उसे उसके अगेंस्ट क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो कंसिडरेशन क्या हो गई, वही ना रियल। अब वो कह रहे हैं lawful, the consideration must neither be unlawful nor opposed to public policy, कि भाई एक तो अनलॉफुल ना हो, दूसरा जो आम आवाम के जो आम हकूक हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप जो है ना पैसे दे के भेजते हैं गुंडों को, जो है ना तुम जाके इसको जो है ना मार पीट के आओ, तो यहाँ आप कहो कि भाई तुम अगर इसको मार पीट के आते हो, इसकी तुम 4-5 हड्डियां तोड़ोगे तो तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगा। तो वो क्या हो जाएगी, वो कंसिडरेशन आपकी क्या हो जाएगी, हैं जी, वो अनलॉफुल हो गई ना। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अनलॉफुल काम कर रहे हैं जी। और दूसरा क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है, आप उसे क्या कहते हैं, जो सिंध में बहुत चलता है कि भाई आप जो है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए आप जो है ना पैसे दे रहे हैं। सही है, आप पैसे दे के जॉब ले रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो कंसिडरेशन लॉफुल है अनलॉफुल है। लॉ की नज़र में क्या है, बेशक चलता है लेकिन है क्या, लॉ की नज़र में क्या है, वो लॉफुल तो नहीं है ना, अनलॉफुल है ना। तो वो चीज़ आ जाती है। एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, अब वो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अब वो कह रहे हैं कोई भी कंसिडरेशन कोई भी एग्रीमेंट हो, अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट हो अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो वो क्या है, वो वॉइड है, मतलब वो माने नहीं जाएंगे एक्सेप्ट। अब जब एक्सेप्ट आ गया मतलब कि अगर नीचे वाली कहानियां आती है ना, ये नीचे वाली जितनी उन्होंने कंडीशंस दी हुई हैं, अगर ये पूरी होती हैं तो फिर क्या है, फिर क्या है, फिर जो है ना ये कंसिडरेशन वाली जो कंडीशन है वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, वो उसे क्या कहते हैं, कंपलसरी नहीं है। अगर नीचे वाली कंडीशंस आ जाती हैं तो विदाउट कंसिडरेशन भी वो क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, natural love and affection agreements made on account of natural love and affection without consideration will be valid if। अब वो कह रहे हैं एग्रीमेंट जो है ना, आप किसी से प्यार और मोहब्बत को शो करने के लिए आप किसी के साथ जो है ना एग्रीमेंट कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल जैसे जो है ना आप किसी के नाम कोई प्रॉपर्टी कर रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट से कुछ ले तो नहीं रहे ना, आप जो है ना अपने फादर, अपने मदर, या जो है ना अपनी सिस्टर्स या अपने ब्रदर्स के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अब वहां पे आप उनसे कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं, आप उन्हें जो है ना फॉर एग्जांपल आप जो है ना गिफ्ट कर रहे हैं, तो किसके लिए आ जाएगा, वो मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन की कहानी में आ जाएगा ना। और वो कह रहे हैं कि वो वैलिड होगा इफ एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, आपने लिख के पूरा जो है ना कि भाई ये प्लॉट जो है ना मैं इनके नाम कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड अंडर अंडर द लॉ, आपने क्या कर दिया, उसकी रजिस्ट्री भी करवा ली है। मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अब वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन ही है ना, आप जब बहन भाई और जो है ना अपने पेरेंट्स के साथ जो शो कर रहे हैं, एंड बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन द नियर रिलेशन टू ईच अदर। वो एंड में क्या गया ना कि भाई वही बात जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी कि भाई आपका करीबी रिश्ता होना चाहिए उनके साथ, क्या होना चाहिए, करीबी रिश्ता होना चाहिए, तो फिर जो है ना ये चीज मानी जाएगी। अच्छा जी, natural love and affection, Azam for natural love and affection promises to give his son Babar rupees 10,000। Azam puts his promises to Babar into writing and registers is it, this is a valid contract। अब भाई आप एक वालिद जो है ना वो बेटे को प्रॉमिस करते हैं मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, और क्या कर देते हैं उस प्रॉमिस को वो राइटिंग में भी दे देते हैं और उसको रजिस्टर भी करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको जो है ना एक उसका स्टाम्प पेपर भी बनवा लेते हैं कि हाँ भाई मैं इसको इतने पैसे दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, एक मिनट।
प्रॉमिस टू कंपनसेट पास वॉलंटरी सर्विसेज। अच्छा, ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन ही चल रहा है और यहाँ पे यही वाली कैटेगरी चल रही है, यही वाली कहानी चल रही है। प्रॉमिस टू कंपनसेट पास वॉलंटरी सर्विसेज। Such promise made without consideration is valid if is a promise it is a promise to compensate and if the person who is to be compensated has already done something voluntarily or has done something in which the promiser was legally bound to do. For example क्या सीन है यहाँ पे? दो डिफरेंट केस है, दो डिफरेंट केस क्या क्या है हम यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे। अब भाई एक तो ऐसा है, एक ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपके गोडाउन में आग लग गई ना, आपके गोडाउन में आग लग गई, सही है। अब उसमें क्या हो गया कि आपके जो है ना कस्टमर जो थे, कस्टमर्स का भी जो है ना वहां पे सामान पड़ा हुआ था। अब क्या हुआ कि अभी वो डिलीवरी होनी थी, अब वो डिलीवरी होनी थी लेकिन वो भी डिलीवरी नहीं हुई थी, तो क्या हुआ कि वो सामान भी जल गया। अब जो है ना अब आपके कस्टमर्स को पता चला कि भाई आग शाग लग गई है, तो अब लाजमी बात है, अब उन्हें पता था कि आपका तो नुकसान हो गया, अब आपके पास तो कुछ भी नहीं रहा, तो आपसे उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आप उन्हें कहते हो कि भाई क्या हुआ है कि आपने मुझसे खरीदी थी ये चीज़ और वो मेरे गोडाउन में जल गई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कंपनसेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं आपको कंपनसेट कर रहा हूँ जो आपका सामान मेरे गोडाउन में जल गया था उस लॉस के लिए। तो पहला केस वो हो गया। दूसरा क्या है, अब वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई वो जो आग लग रही थी, सही है, अब क्या था, अब एक वहां पे एक गार्ड था, सही है, एक गार्ड था, या यूं कह लें कि हम कह देते हैं सिक्योरिटी इंचार्ज है, एक जो है ना सिक्योरिटी इंचार्ज है एक जो है ना बैंक में। अब क्या होता है, वहां पे जो है ना एक चोर आता है, सही है। अब चोर आता है और वहां पे एक जो कस्टमर है, सही है, अब आपका जो है ना वो जो वहां का सिक्योरिटी इंचार्ज है वो कहीं घूमने फिरने गया हुआ है, मतलब वो बाहर गया हुआ है चाय शाय पीने, उतनी देर में एक चोर आता है और वो क्या करता है, एक जो वहां पे कस्टमर आया हुआ था बैंक में, वो क्या करता है, वो उस चोर को पकड़ लेता है। अब काम किसका था चोर को पकड़ना, उस कस्टमर का था या वो जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उसको उसका काम था उस चोर को पकड़ना? वो जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उसका काम था ना, सॉरी, उसका काम था ना चोर को पकड़ना, लेकिन पकड़ा किसने? कस्टमर ने पकड़ा। अब वो यहाँ पे यही कह रहे हैं, द पर्सन हु इज टू बी कंपनसेटेड हैज ऑलरेडी डन समथिंग voluntarily or has done something which the promiser was legally bound to do। अब यहाँ पे वही बात आ गई कि भाई उसे क्या कहते हैं, क्या क्या सीन हो गया कि भाई लीगली बाउंड टू डू कौन था? आपका जो सिक्योरिटी इंचार्ज था, लेकिन किसने किया? आपका उसे क्या कहते हैं, उस कस्टमर ने किया। अब अगर बाद में कस्टमर को कुछ पैसे दिए जा रहे हैं कि भाई आपने हमारी इतनी जो है ना बड़ी चोरी जो है ना रुकवा दी, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंपनसेशन किसके लिए हो जाएगी? वो पास्ट वॉलंटरली सर्विसेज के लिए हो जाएगी। ठीक है जी, 1 मिनट। प्रॉमिस टू कंपनसेट, इन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, वो भी देख लेते हैं। Amir finds Bushra's purse and gives it to her. Bushra promises to give Amir 5,000. Now this promise of Bushra is a contract. अब भाई किसी ने उसको पर्स ढूंढ के दे दिया, तो उसने क्या किया, उसने कहा मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगी, तो उसने क्या कर दिया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि भाई उसने एक वॉलंटरीली एक काम किया और उसके अगेंस्ट अभी उसको कंपनसेशन मिलेगी। Azam supports Babar's infant son. Babar promises to pay Azam's expenses in so doing. This is a contract. अब आजम क्या कर रहा है, बाबर के जो छोटा बच्चा है बाबर का, उसे वो संभाल रहा है, सही है। अब बाबर कहता है कि तुम जो है ना मेरा ये काम कर रहे हो, सही है। बाबर कहता है तुम मेरा ये काम कर रहे हो खुद से, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे इस टाइम में जो भी खर्चा होगा, मतलब जितना टाइम तुम मेरा बच्चा संभालोगे, तुमने खुद को मतलब जो है ना वॉलंटरीली तुमने कहा कि मैं ये काम करूंगा, तो मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि जितना टाइम भी तुम मेरा बच्चा संभालोगे, मैं जो है ना पूरे टाइम क्या करूंगा, मैं तुम्हारा जितना भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा। तो अब ये क्या बन गया, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। Time barred debt. A promise to pay time barred debt is enforceable if it is made in writing, it is signed by the debtor or his agent, and it relates to a debt which could not be enforced by a creditor because of law of limitation। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम बार डेट क्या होता है। टाइम बार डेट का मतलब वो कर्जा होता है कि जो है ना लीगली कलेक्ट नहीं हो सकता।
ठीक है जी। जो अब लीगली जो है ना वो कलेक्ट नहीं कर सकता, जो आपका डेटर है वो नहीं खरीद, मतलब वो नहीं ले सकता जो भी जो लोन था उसे। ठीक है जी। तो ऐसा कोई भी डेट जो लीगली अब वो कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है जी, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे टाइम बाउंड डेट कहा जाता है। अ प्रॉमिस टू पे टाइम बाउंड डेट इज इन्फोर्सेबल इफ इट इज मेड इन राइटिंग। अब यहाँ पे क्या 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 कहा जा रहा है, अब लाजमी बात है यहाँ पे कौन है जो पे करेगा, और पे करने वाला कौन होता है। अब मतलब क्रेडिटर जो है ना वो लाजमी बात है प्रॉमिस करे, जो आपका डेटर है वो प्रॉमिस करेगा ना क्रेडिटर को, भाई क्या है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, हालांकि अब ये इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब वो इन्फोर्सेबल नहीं था, लेकिन क्या हो गया कि अब उसने कहा कि ठीक है मैं फिर भी जो है ना तुम्हें पे करूंगा, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि आ प्रॉमिस टू पे टाइम बाउंड डेट इज इन्फोर्सेबल। वो कह रहे हैं इन्फोर्सेबल ये कब होगा, मतलब अगर वो राजी हो भी जाता है तो इन्फोर्सेबल कब होगा। इट इज मेड इन राइटिंग, जो आपका डेटर है उसने क्या कर दिया, उसने आपको राइटिंग में ये बात कही है, और इट इज साइंड बाय द डेटर और इज एजेंट, और उसने क्या किया, या उसने साइन किया या उसने किसी और को कहा कि तुम मेरे बिहाफ पे साइन कर दो, तो उसने साइन किया है। एंड it relates to a debt which could not be enforced by the creditor because of law of limitation। लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है ना वो लॉ होता है कि भाई आप जो है ना अब इसको जाके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब कि भाई इस बंदे ने मुझे क्या किया है, वही बात जो है ना वो अब लीगली जो है ना एक चीज क्या थी कि भाई आप उसे कलेक्ट नहीं कर सकते थे, आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते थे कि ये बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा है, वो उससे लिंक्ड हो गया था। तो क्या उसे उसे कौन सा लॉ कहा जाता है, उसे लॉ ऑफ लिमिटेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने तीन कंडीशन लगा दी कि भैया प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट इज इन्फोर्सेबल इफ, सबसे पहली चीज क्या हो वो प्रॉमिस राइटिंग में हो, और वो जो प्रॉमिस राइटिंग में हो उस राइटिंग के ऊपर किसकी साइन हो, या डेटर की साइन हो, या फिर क्या हो कि उसके किसी एजेंट की साइन हो, और दूसरी क्या चीज है कि इट रिलेट्स टू अ डेट व्हिच कुड नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द क्रेडिटर बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। वही बात जो मैंने कही थी कि जो है ना वो बेसिकली जो आपका क्रेडिटर है वो कलेक्ट वो उस डेट के हवाले से हो, मतलब ये जो राइटिंग है और उसके ऊपर साइन है वो उस लॉ के हवाले से हो जो क्रेडिटर फोर्स ना कर पा रहा हो, मतलब उसको लीगली चैलेंज ना कर पा रहा हो बिकॉज जो लॉ ऑफ लिमिटेशन में फॉल कर रहा हो। ठीक है जी। Adil owes 1,000 to Kashif, but the debt has become time barred. सही है। Adil signs a written promise to pay Kashif rupees 900 of this time barred debt. It is a valid contract। अब वो कह रहे क्या हो गया कि भाई अदील क्या था कि 1,000 रुपए क्या था देने थे ना किसको, काशिफ को, लेकिन क्या हो गया कि वो टाइम बाद डेट हो गया। अब क्या हो गया कि काशिफ जो है ना लीगली तो कुछ नहीं कर सकता, सही है, तो अब क्या करता है, लेकिन बाद में अदील कहता है ठीक है भाई मैं तुम्हें 1,000 नहीं दूंगा, 900 रुपये मैं दे दूंगा इस डेट के हवाले से। तो अब क्या बन गया, अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आगे आ गया गिफ्ट्स। द गिफ्ट्स विच आर एक्सेप्टेड बाय द डोनी आर कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट्स एंड आर वैलिड। अब वो कह रहे हैं अब वो कह रहे हैं क्या चीज है कि भाई आपका जो, अच्छा सबसे पहले आप ये चीज देख लें, यहाँ पे डोनी है, इसका मतलब है कि जिसको गिफ्ट रिसीव होता है, जिसको गिफ्ट मिलता है उसको डोनी कहा जाता है। द गिफ्ट्स विच आर एक्सेप्टेड बाय द डोनी आर कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट्स एंड आर वैलिड। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी गिफ्ट जो एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे गिफ्ट दिया जा रहा है, वो उसे क्या कहा जाता है, उसे कंप्लीटेड गिफ्ट्स कहा जाता है और वो वैलिड होते हैं। जैसे हम इन्होंने एग्जांपल दी है, आई ट्रांसफर्ड सम प्रॉपर्टी टू हसीब बाय अ ड्यूली रिटन एंड रजिस्टर्ड डीड एज अ गिफ्ट। तो भाई उसने पूरी कागजी कार्रवाई करके और उसको उसने क्या कर दिया, उसने जो है ना कुछ प्रॉपर्टी किसको कर दी, हसीब को गिफ्ट कर दी। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन दो नो कंसिडरेशन वॉज गिवन बाय हसीब। अब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे कोई कंसिडरेशन तो नहीं थी ना, है जी, कोई कंसिडरेशन तो नहीं थी, लेकिन क्या हुआ फिर भी जो है ना आरिफ ने उसे एक प्लॉट दे दिया, उसे एक प्रॉपर्टी दे दी। तो यहाँ पे ये कौन सा गिफ्ट हो गया, यहाँ पे कौन सा केस हो गया, गिफ्ट का केस हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अच्छा जी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसियां मतलब ये है कि आपका काम मतलब आपका काम कोई और करे आपके बिहाफ पे,
या फिर जो है ना मतलब आप किसी और का काम करो उसके बिहाफ पे। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी का काम कर रहे हैं, सही है, किसी के मतलब किसी के बिहाफ पे आप कोई काम कर रहे हैं या कोई आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो लाजमी नहीं है कि आप कुछ पैसे ले रहे हैं। भाई जैसे अब घरों में होता है कि यार ठीक है, मुझे पता चला है कि तुम जो है ना उसे क्या कहते हैं, गाड़ी सेल करना चाह रहे हो, मैं अपने दोस्तों में पूछूंगा, क्या पता कोई मिल जाए, किसी किसी को चाहिए हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। अब वो ऐसा थोड़ी होता है कि वो आपसे पैसे ले रहे होते हैं, कमीशन ले रहे होते हैं, मतलब वो तो वैसे ही एक जो है ना, एक रिलेशन की वजह से वो कह रहे होते हैं कि भाई कुछ भी नहीं चाहिए, कि भाई लेकिन अगर मुझे कोई बायर या सेलर मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, और वो इन्फॉर्म कर देते हैं और डील भी हो जाती है। मतलब अगर ठीक होती है, मतलब की डील होती है तो डील भी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे काम हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं, कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, वेट अ मिनट, ठीक है जी। अच्छा, contract of bailment, a consideration is not necessary for a contract of bailment, that is gratuitous contract of bailment। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का क्या मतलब है कि भाई आप अपनी कोई चीज किसी और को दे रहे हो इस्तेमाल करने के लिए। अब वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहे हो, या जो है ना रखने के लिए दे रहे हो, या इस्तेमाल के लिए दे रहे हो, या किसी एक स्पेसिफिक चीज के इस्तेमाल के लिए दे रहे हो। अब वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे आपका जो है ना एक तो इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि भाई रिटर्न में आप कुछ ना कुछ ले रहे हो, या ऐसे हो सकता है कि आप रिटर्न में कुछ भी नहीं ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने यहाँ पे एक अच्छी एग्जाम्पल दी है कि जहीर लैंड्स अ लैपटॉप टू इमरान। अब आप जो है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त आता है आपके पास, अब वो आके आपको कहता है कि भाई मुझे जो है ना यार तुम्हारा जो है ना लैपटॉप चाहिए, मेरा लैपटॉप जो है ना वो काफी पुराना था, वो खराब हो गया, मुझे एक जो है ना अर्जेंट असाइनमेंट बनानी है, तो मैंने एक दो दिन में न्यू ले लेना है, लेकिन जो है ना अभी मुझे ये असाइनमेंट अर्जेंट करनी है, तो ऐसा है कि तुम मुझे लैपटॉप दे दो, मैं असाइनमेंट कंप्लीट करके मैं जो है ना तुम्हें वापस दे दूंगा। तो आपने कहा ठीक है, जैसे ही असाइनमेंट कंप्लीट हो मुझे लैपटॉप दे जाना, तो मुझे भी काम है। आप उससे पैसे तो नहीं लेंगे ना कोई इन रिटर्न, आप उसको अपना लैपटॉप दे रहे हैं यूज करने के लिए, लेकिन आप उससे पैसे तो कोई नहीं ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, ये आपका ग्रेचुइटस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट हो जाएगा कि भाई इसमें क्या है, इसमें कोई वो नहीं है, इसे क्या कहते हैं, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। आप दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जैसे जो है ना बैंक के लॉकर्स होते हैं ना, अब बैंक के लॉकर्स क्या है कि वो आपको जो है ना अपनी एक चीज इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, अपनी सेफ्टी सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, अपनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, किसके अगेंस्ट, मतलब जो है ना आप जो उनको पैसे देते हैं लॉकर के लिए, जो भी आपसे चार्जेस लेते हैं उसके अगेंस्ट आप उनसे वो सर्विसेज ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो है ना उससे क्या कहते हैं, कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में। दोनों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, लेकिन जो है ना जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ग्रेचुइटस बेलमेंट कहा जाता है। चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन, वेयर द promisee on the strength of the promise makes commitment, that is changes his position to the detriment। इसको अगर हम इन सिंपल वर्ड समझना चाहें चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन को, कि भाई जब आप किसी भी चैरिटी की किसी भी काम के लिए अगर आप जो है ना खुद को आगे करते हैं, जब तक वो काम स्टार्ट नहीं होता जिसके लिए आपने जो है ना प्रॉमिस किया है, तब तक जो है ना आप लायबल नहीं होते। भाई फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में कोई जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने का ना एक स्कूल बनाया जा रहा है, उसके लिए स्कूल बनाया जा रहा है, उसके लिए चैरिटी जो है ना वो जमा की जा रही है, या मतलब बात की जा रही है कि भाई आप कितने देंगे, आप कितने देंगे, आप नाम लिखवाएं, जब स्कूल स्टार्ट होगा बनना तो हम आपसे जो है ना मतलब जितना जितना आप प्रॉमिस करेंगे हम उतने उतने आपसे फिर पैसे लेंगे। आप भाई सर्टेन प्रॉमिस कर लेते हो, सही है। अब क्या है कि जब तक वो स्कूल बनना शुरू नहीं होता तब तक क्या है, तब तक आप लायबल टू पे नहीं हो। लेकिन जैसे ही स्कूल बनना स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, फिर जो है ना आप लायबल टू पे हो जाते हो, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हो। ठीक है जी। Received by the principal debtor is sufficient for the surety, and it is not necessary to result in some benefit to the surely himself। अब वो कह रहे हैं नंबर वन, अच्छा इसमें सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने बंदे इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं तीन बंदे। आपका पहला है श्योरली, दूसरा है क्रेडिटर, तीसरा है आपका प्रिंसिपल डेटर। श्योरली वो होता है जो गारंटी देता है, क्रेडिटर वो होता है जो मतलब लोन दे रहा होता है, सही है, जो कुछ दे रहा होता है जिसका कुछ दाव पे लगा होता है,
मतलब इन केस में जो पहले ट्रांजेक्शन कर रहा होता है और जो फ्यूचर में उसको कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट मिलना होता है। और प्रिंसिपल डेटर वो होता है जिसके अगेंस्ट जो है उसे क्या कहते हैं, जो एक्चुअली जो गुड्स ले रहा है और जिसके लिए गारंटी दी जा रही है। इसके हम एग्जांपल से हम समझते हैं कि भाई आपका एक दोस्त है, हमने जैसे ऊपर ली थी, हमने एग्जांपल ली थी, अभी हम चेंज करते हैं लोन की एग्जांपल पे। अब लोन की एग्जांपल क्या है, अब फॉर एग्जांपल आपके एक दोस्त ने 1 लाख रुपए आपसे ले लिए। अब मतलब आप दे नहीं रहे थे, आपका एक और दोस्त इन्वॉल्व हुआ, उसने कहा कि यार आप इसे 1 लाख रुपए दे दो, अगर अगर इसने 1 साल तक ये पैसे नहीं दिए तो पूरे 1 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। अब यहाँ पे जो जो आपका दोस्त है जिसने ये कहा कि अगर इन केस ये पैसे नहीं देता मैं आपको पैसे दूंगा, वो यहाँ पे कौन है, वो श्योरली है, सही है। और दूसरा आपका क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर आप हैं। और प्रिंसिपल डेटर कौन है, जिसके अगेंस्ट जिसके लिए गारंटी दी जा रही है, वो है आपका जो दोस्त जो एक्चुअली जिसको पैसे मिल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका जो से क्या कहते हैं श्योरली है, जो इस केस में जो गारंटी दे रहा है, जो 1 साल बाद जो है ना पैसे देगा, उसको तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा ना सामने, अगर हम देखें तो उसको तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। लेकिन मतलब जो है ना वो दोस्ती यारी में क्या कर रहा है, वो गारंटी दे रहा है। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो है ना आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इसमें जो है ना श्योरली को कोई फायदा हो रहा हो, ऐसा लाजमी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे लास्ट चीज है हमारी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Privity of contract means the relationship subsisting between the parties who have entered into contractual obligations. Therefore, only parties to the contract may sue or may be sued under the contract. However, there are few exceptions not examinable to this rule. When a stranger to contract, non-party to the contract may sue for enforcement of legal rights or obligations arising under the contract. अब वो कह रहे हैं अब वो क्या कह रहे हैं कि जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, सही है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर केस हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप हैं और आपका एक दोस्त है, वो दोनों जो है ना आपस में कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो यहाँ आपका दोस्त को जो है ना वो सू किया जा सकता है, यहाँ आपका दोस्त आपको सू कर सकता है, यहाँ पे कोई और बंदा जो है ना वो सू नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि एक्सेप्शंस हैं, क्या है, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो हमारे इस सब्जेक्ट से लिंक नहीं है। मतलब जो हम जहाँ तक हम अभी पढ़ रहे हैं उससे बिल्कुल लिंक नहीं है, वो एग्जामिनेबल नहीं है। तो क्या है कि वो हमें जो है ना उसके ऊपर जाना ही नहीं है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं सिर्फ वही जो है ना उनको कोर्ट में लाया जा सकता है, उन्हीं के ऊपर केस किया जाता है और केस किया जा सकता है, उसके अलावा किसी के ऊपर केस नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर जो है हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।